हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मेरा नाम है मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश। आपको पता है कि एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में 10 यूनिट में अगर मध्य प्रदेश का वेटेज देखें तो सबसे ज्यादा है। 2024 का आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको वहां पे दिखाऊंगी कि हमारे 42 क्वेश्चन जो हैं वो किसके थे, मध्य प्रदेश के थे। मतलब आप देखेंगे कि 100 में से आपके जो 42 क्वेश्चन हैं वो किसके हैं, मध्य प्रदेश के हैं। तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सीधे सीधे 80 नंबर जो है वो कहां से मिलेंगे, मध्य प्रदेश को डिटेल में पढ़ने से मिलेंगे। मुझे ये चीज अच्छी भी लगती है कि जो दूसरे स्टेट वाले हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, वो वेटेज रखते हैं अपने प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश को भी रखना चाहिए। तो अभी मध्य प्रदेश भी रखना स्टार्ट कर चुका है वेटेज अच्छा खासा। 40 से 45 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे, मध्य प्रदेश के मिलेंगे। अलग अलग यूनिट्स के मिलेंगे। जैसे हमारा 10 यूनिट है तो आपको 10 यूनिट में से जो मध्य प्रदेश वाला पोर्शन है उसके मिलेंगे। मैं मध्य प्रदेश का रिवाइज करवाऊंगी आपका, तो मैं हर एक जो आपका यूनिट है उसको इंक्लूड करते हुए चलूंगी। स्पेशली हम फोकस करेंगे जनजाति वाले पोर्शन में, इतिहास वाले में और उसके अलावा करंट अफेयर वाले में, क्योंकि हमारा जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसके अलावा इकोनॉमी दूसरे जो टीचर हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसके अलावा वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं पूरा एमपी लेकर चलूंगी। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2024 का पेपर। मैंने क्यों लिखा है, अगर आपको 40 से 45 प्रश्न यहाँ पे सही करने हैं, आप सही कर लेते हैं, उसमें से मान लीजिए 42 क्वेश्चन आए हैं इस बार, आप उसमें से कितने करते हैं, मतलब अगर 38 कर लेते हैं या 39 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं, तो आप रेस में सबसे आगे हैं। अगर आपको 85 क्वेश्चन टारगेट करके चलना है प्रीलिम्स में, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मध्य प्रदेश के क्वेश्चन टारगेट करें, ज्यादा से ज्यादा 48 से 40 क्वेश्चन टारगेट करें। अगर आप एमपी टारगेट अच्छे से कर लेते हैं तभी आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकल जाएगा, है ना, ये गारंटी है। और जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जिनका हर बार प्रीलिम्स निकलता है, मेंस निकले ना निकले, फाइनल इंटरव्यू कॉल के बाद सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि वो पकड़ लेते हैं ट्रेंड। एमपीपीएससी का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछता है कमीशन, है ना, कौन से क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज देता है। तो पहले हम पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें कैसे समझना है ट्रेंड। अगर हम ट्रेंड एक बार में पकड़ लेते हैं, है ना, कोई भी अगर नया बच्चा आता है और वो समझ जाता है कि भाई कैसे पेपर पूछा जाता है, तो आप लिख के ले लीजिए, आपका एक बार में प्रीलिम्स निकलेगा, है ना। आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखनी है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है यशोधर्मन के शोधनी अभिलेख के रचयिता कौन है। 2024 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपसे वो आंसर नहीं आ रहा होता तो आप क्या तुक्का मार सकते थे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होगी, आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो मिलेगा बिल्कुल इजी, जिसको हम बोलते हैं लड्डू प्रश्न, है ना। आपको कुछ लड्डू प्रश्न मिलेंगे जिनको लगेगा देखकर कि यार ये तो कोई भी कर लेगा, वनडे एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है वो भी कर लेगा। तो आपको कुछ मिलेंगे लड्डू प्रश्न, कुछ मिलेंगे मीडियम वाले, मॉडरेट लेवल के, कुछ आपको मीडियम वाले प्रश्न मिलेंगे जो अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा है वो आप सॉल्व कर लेंगे। फिर मिलते हैं आपको टफ, कठिन वाले क्वेश्चन इसलिए ही रखे जाते हैं जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सही ना कर दें, है ना। कट ऑफ पता नहीं कितना ज्यादा चला जाए, अभी वैसे भी कट ऑफ इतना ज्यादा हाई जाता है क्योंकि इतना ज्यादा नंबर सही हो जाते हैं बच्चों के। तो यहाँ पे कुछ कठिन क्वेश्चन डाले जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप गलत करें, तो उसमें से भी आपको ये क्वेश्चन जैसे मिलेगा, यशोधर्मन के शोधनी अभिलेख के रचयिता कौन है। अच्छा, आपके गलत होने के, आंसर गलत होने का कारण ये भी रहता है कि आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होता है। मान लीजिए आपने कहीं भी ये पढ़ा ही नहीं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तुक्का ही मारेंगे, है ना। और ये क्वेश्चन हो गया जहां पे आप और तुक्का मार रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो वो कब सही होगा, जब आपके पुराने जन्म का कोई पुण्य जो होगा वो काम कर जाएगा। नए जन्म के पुण्य से ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, है ना, वो सही नहीं लगने वाला तुक्का। पुराने जन्म का कोई बड़ा पुण्य चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है वासुल कवि।
याद रखिएगा, जितने भी पुराने पेपर हैं पिछले 10 साल 15 साल के, एक एक आंसर आपको रटा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने देख लिया कि हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, नहीं, याद होना चाहिए आपको एक एक क्वेश्चन। यहाँ पे हमने बात की वासुल कवि जो है, हु इज द ऑथर ऑफ सोनी इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोधर्मन, हमने बताया यहाँ पे आंसर। उसके बाद आप ये नोटिस करिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, एमपी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एमपी हिस्ट्री में आप देख रहे हैं कि अभिलेख से पूछा गया है। अभी आप देखेंगे दशपुर अभिलेख, दशपुर इंस्क्रिप्शन है जो लगातार पूछा जा रहा है, 20, 21, 22, 23, 24, हर साल उससे क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब आपको क्या करना है, जितने भी अभिलेख हैं मध्य प्रदेश में वो आपको पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे रचयिता पूछा, यहाँ पे ऑथर पूछा है। दशपुर अभिलेख में वैरायटी के क्वेश्चन थे कि किसने किया, रचना किसने की, किसके काल का है, उसमें किसका वर्णन है, बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे डिटेल पूछा जाता है अभिलेखों से। हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपके अभिलेख इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये है समझने का ट्रेंड कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कोहबर क्या है, ये क्या है, आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जो हमारा कला संस्कृति वाला पोर्शन है, कला संस्कृति या मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर इंग्लिश में है ना, आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है, उसके अलावा जो आपका ट्राइब वाला पोर्शन है, ट्राइब वाला, वो आपको 2 यूनिट्स में मिलेगा। कौन कौन सी, एक तो है यूनिट 2 जिसमें सिर्फ मध्य प्रदेश का इतिहास वगैरह है। तो जब हम एमपी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, तो भी हम वहां पे कला संस्कृति, लोक कला, लोक संस्कृति, ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। और उसके अलावा जब हम यूनिट 10 पढ़ रहे होंगे तो स्पेसिफिकली हम यूनिट 10 में लोक कला, लोक संस्कृति और आपके जनजातियों के बारे में पढ़ रहे होंगे, जनजातियों की लोक कला के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो आप देखेंगे जब ये 2-2 बार है आपके सिलेबस में तो ऑब्वियसली वहां से क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। अब कोई कितना भी नया बच्चा या पुराना बच्चा बहाने बताए कि यार ये याद नहीं होते हैं, कौन सा लोक नाट्य किस जगह का है, कौन सा लोक गायन किस जगह का है, अब ये कोहबर क्या है, नहीं याद होता है, तो देखिए आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन है। अगर ये मान लीजिए नहीं आपसे आसान क्वेश्चन में आता ही है आपका लड्डू प्रश्न में, अगर आप नहीं कर पाते मतलब आप गारंटी ले लीजिए बाहर है, आप शुरू से ही दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं बाहर हूं। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में 2-2 बार लिखा गया है, वो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कोहबर क्या है, ये है आपका वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र। यहाँ पे है वेडिंग रिचुअल म्यूरल्स, यहाँ पे कोहबर के बारे में पूछा गया। अब ये याद रखिएगा, ये आपके बघेलखंड वाला इलाके में रहता है कोहबर के बारे में। इसके अलावा हम गम्मत देखेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे अलग अलग जो है हमारे लोकेशन से के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे आपका एक ढोकरा कला के बारे में आया था, तो हर साल आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो ये भी आपका एक ट्रेंड दिखाता है कि आपको इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के दशपुर अभिलेख, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट अभिलेख है, इतना इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है कि लगातार 2020 से अभी 2024 तक आ रहा है। 2020, 21, 22, 23 लगातार इसका क्वेश्चन आ रहा है। दशपुर अभिलेख कहाँ स्थित है, दशपुर अभिलेख किससे संबंधित है, हर बार आ रहा है। और इसने 2024 में क्या किया, सारे ऑप्शन एक साथ दे दिए। सारे ऑप्शन इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। दूसरा, भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। तीसरा, अभिलेख में दशपुर को, ये आपका दशपुर है, पश्चिमपुर कहा गया, इसलिए यहाँ पे हो गया। इसकी रचना जो है भवभूति ने की है। हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन सबसे पहले तो बहुत आराम से पढ़ना है कि हमें क्वेश्चन पूछा क्या है। Which statement is incorrect? Incorrect हमें बताना है regarding the दशपुर inscription of कुमारगुप्त एंड बंधुवर्मन। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये रेशम बुनकर वाला एक बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार सूर्य मंदिर का निर्माण ये पूछा गया, तीसरी बार पूछा गया कि इनमें से कौन सा अभिलेख सबसे प्राचीनतम विज्ञापन का उदाहरण है ना। तो ये क्वेश्चन फिर 2024 में सारे के सारे ऑप्शन एक साथ लिख दिए। आपका जो ये ऑप्शन है यहाँ पे कि इट वॉज कंपोज बाय भवभूति, ये आपका गलत है। अगर आपने देखा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो आपको पता चल गया कि भाई ये दशपुर अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं आप अच्छे से याद करेंगे, और अब अच्छे से याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भवभूति नहीं वत्स भट्टी ने की है इसकी रचना।
ठीक है, कुमारगुप्त के टाइम से है रिलेटेड। याद रखिएगा इसमें जितने भी फैक्ट हैं वो सब आपके फिर से पूछे जा सकते हैं। दशपुर अभिलेख, मंदसौर हो गया, किससे रिलेटेड है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ऑप्शन में नहीं है तो बंधु बर्मन। उसके अलावा रेशम बुनकरों की जानकारी इससे मिलती है। चौथा, सूर्य मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। पांचवा, विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण। उसके अलावा इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है किसने? वत्स भट्टी ने। और इसमें दशपुर को पश्चिमपुर भी कहा गया है। तो आपके 6 से 7 फैक्ट हैं जो कि फिर से पूछे जा सकते हैं। आपको एक एक फैक्ट याद होना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन इतनी बार आने के बाद भी गलत कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप रेस से बहुत ज्यादा बाहर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? अब आप देखेंगे कि 2023 की हम बात करें तो यहाँ पे क्या आया था? मतंगेश्वर मंदिर आया था। ठीक है, ये आया था मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है ना? कि यहाँ पे भी क्या पूछा गया था? जिला पूछा गया था। तो आप देखेंगे कि 2023 में भी आया, फिर अभी 2024 में भी ये पूछा गया है। मतलब मंदिरों के नाम पूछ रहा है ना, कि किस जिले में स्थित है। और ऐसे भी मंदिर नहीं पूछ रहा कि आपको बिल्कुल क्लियर कट याद हो कि कंदरिया महादेव बताइए कहाँ किस जिले में स्थित है। ऐसे मंदिरों का नाम पूछ रहा है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मोहनखेड़ा वो भी जैन तीर्थ मंदिर पूछ रहा है। आपको जितने भी हमारे यहाँ हिंदू मंदिर है, हिंदू धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड, फिर आपके मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जितने भी हैं मकबरे वगैरह, आपको सब एक एक अच्छे से याद होने चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार 2 सालों से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था धार। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी इसमें मैं ट्रिक नहीं बता रही हूँ कि ट्रिक से कैसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत लंबी प्रोसेस पड़ जाएगी हर एक क्वेश्चन के लिए। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप करेंगे। फिर गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि आप पढ़ेंगे, पहली बात तो ये याद करेंगे कि गम्मत लोक नाट्य है कहाँ का, है ना? आपने इतना याद कर लिया, आपको लगा चलो यहीं से क्वेश्चन शायद बनेगा। अब कठिन बनाना है तो वो क्या पूछ सकता है कि इसका सूत्रधार क्या कहलाता है ना? व्हाट इज द क्रिएटर ऑफ गम्मत फोक ड्रामा कॉल्ड? सूत्रधार मतलब जो मेन काम वाला होता है उसका, है ना? तो यहाँ पे आप जो है बोलते हैं जो, तो वो सूत्रधार कहलाते हैं। तो ये आपका हो गया घूघरमाल। पूरे ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे सब में आपको लगेगा यार घूघरमाल है, ठोठ्या है, कुटगर्या है, खमरास है, कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है, और इसमें से भी तुक्का मारना है। फिर वही बात, तुक्का अगर पिछले जन्म का आपका पुण्य काम कर गया तो तुक्का लग गया। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत होंगे क्योंकि किसी को नहीं पता है। अगर बहुत डिटेल में किसी ने याद किया तब भी हो सकता है। इसका ऑप्शन जो है वो है कुटगर्या, ये सही आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको अभी ज्यादा अगर डिटेल में नहीं जाना कि आप सूत्रधार कौन था या उसको नृत्य करने वाला क्या कहलाता है किसी भी लोक नृत्य का, तो इतना डिटेल में नहीं याद करना। तो कम से कम ये याद रखिए कि कौन कौन से लोक नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है। मैं फिर वही कह रही हूँ, कला संस्कृति वाला लोक नाट्य, लोक कला, ये सब हमारे सिलेबस में 2 बार मेंशन्ड है। एक बार यूनिट 2 में जब हम एमपी इतिहास वाला पोर्शन पढ़ेंगे, एक बार यूनिट 10 में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। याद नहीं होते हैं तो रिवाइज करिए, बार बार ट्रिक से याद करिए। हम लेक्चर लेके आएंगे इसको कुछ याद करने के लिए ट्रिक वगैरह से। ठीक है, फिर आता है शंकरराव पंडित का संबंध किस विधा से था? शंकरराव पंडित वॉज रिलेटेड टू विच जेनर? अब यहाँ पे बताना है सितार वादन से थे, आपका मृदंग वादन था, या ख्याल गायकी थी, या कथक नृत्य था। तो यहाँ पे अगर आप मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, अभी एक 2022 या 21 का क्वेश्चन है कि पूछा गया था इनमें से कौन हम अपने मध्य प्रदेश के चित्रकार नहीं है, है ना? उसमें से 4 ऑप्शन था, पूछा गया था कौन चित्रकार नहीं है। सेम ऐसे ही क्या कर दिया, यहाँ पे पूछा गया शंकरराव पंडित जी। अब ये किससे रिलेटेड है? आपको ये क्वेश्चन जो है कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे आपकी सारी डिटेलिंग, चित्रकार मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं, है ना, सिंगर कौन कौन से हैं। अब जैसे हमारे यहाँ ग्वालियर घराना है तो उससे संबंधित कौन कौन से, ये आपको चीजें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे अगर थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे तो देखिए सितार वादन, आपने ऐसा देखा होगा कि सितार वादन तो शायद हमारे यहाँ कोई सुनाई देता नहीं है ना? कथक भी है जो वो यूपी का है, हमारे यहाँ ऐसे सुनाई नहीं देता। हमारे यहाँ क्या है, मृदंग वादन एक तो हो सकता है, ख्याल गायकी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ गायन से रिलेटेड चीजें हैं, ग्वालियर घराना है।
तो फिर आपको ख्याल गायकी पे टिक करना है ना। जरूरी नहीं है आपको क्लिक करे ही, इसको आप पढ़कर जाइएगा, है ना। आपको पढ़ना है ये पोर्शन, जितने भी चित्रकार हैं, जितने भी मूर्तिकार हैं, सबको आपको पढ़ना है। सेम ऐसे ही यहाँ पे शंकर राव पंडित जी, हमारे पंडित जी किससे रिलेटेड है? ख्याल गायकी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। एक तरफ अभ्यारण्य है, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और दूसरी तरफ आपका जिला है। ये आपके ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ना, ये हमारा एमपी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब उसमें सीधे सीधे दिया गया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका वन से रिलेटेड जो चीजें हैं, पर्वत, पठार, नदियां, ये सब पूछी जाएंगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है ना, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक मिलेगा। मतलब उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, आपको हर चीज अच्छे से पढ़नी है। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप कोई बहुत नॉर्मल बुक पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के लिए, बिल्कुल वहां पे आपको नॉर्मल फैक्ट मिलते हैं, तब आप बहुत डिटेलिंग वाले क्वेश्चन वैसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बुक में वो फैक्ट थे ही नहीं। तो आपको एटलीस्ट एक ऐसी बुक उठानी है कि आप एक नॉर्मल बुक ले लीजिए, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो भी आपको अच्छी लगती है, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जो जो भी मिलते जाते हैं, टेस्ट सीरीज में मिलेंगे या दूसरी बुक्स में मिलेंगे, आप सब एक जगह पे लिख लीजिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप मध्य प्रदेश एक किसी भी बुक से कवर कर पाए। ऐसे बहुत डिटेल में कोई एक बुक नहीं है जो आपको मार्केट में मिल जाएगी जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, हिस्ट्री भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी। उससे बेटर है आप एक बुक लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे हैं आप उसी में ऐड करते जाइए, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे 40 क्वेश्चन का सवाल है ना, हम ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं कि हमें सिर्फ 10 या 20 क्वेश्चन करने। 40 क्वेश्चन मतलब 80 नंबर का सवाल है। 80 नंबर बहुत वैल्यू रखता है। एक एक दो क्वेश्चन की हम जब बात करते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 40 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो आपको एक बुक में हर चीज नहीं मिलेगी, आपको हर चीज अलग अलग जगह से ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी कहाँ पे है। बिल्कुल सिंपल सा लड्डू प्रश्न में मैं इसको काउंट करूंगी। आपको इतना याद ही होना चाहिए हमारे नेशनल पार्क्स के बारे में, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। बोरी जो है वो मिलेगा होशंगाबाद में, बिल्कुल सही है। गंगऊ जो है वो मिलेगा पन्ना में, बिल्कुल सही है। करेरा मिलेगा आपको शिवपुरी में, ये बिल्कुल सही है। अब आपका बचता है घाटी गांव। जब तीनों सही है तो ऑब्वियसली चौथा गलत होगा। घाटी गांव जो है आपको वो इंदौर में नहीं मिलेगा। घाटी गांव कहाँ का है? ग्वालियर का है, ठीक है। घाटी गांव कहाँ का है? ग्वालियर का है। तो याद रखिएगा, जैसे कर्मा झीरी हमारा नया बना है तो उसको याद रखना है, जो भी करंट से रिलेटेड है वो तो आपको याद रखना ही है। तो ये आपके बेसिक से क्वेश्चन है। अगर ये गलत होते हैं तो आप वैसे भी खेल से बाहर होंगे, है ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने, प्रैक्टिस बार बार करनी है इनकी। फिर आता है किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वराहमिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है। विच Chalcolithic site is also called the birthplace of वराहमिहिर। डांगवाला, कायथा, नावदाटोली या इंद्रगढ़। जैसे हम पढ़ते हैं कि आपके जो वराहमिहिर है उनका जन्म जो है वो उज्जैन में हुआ है। उज्जैन से रिलेटेड अब हमें ताम्रपाषाण युगीन स्थल देखना है और वो हमने पढ़ा ही है। कौन सा है? वो है हमारा कायथा। तो ये हो जाएगा आपका कायथा सही आंसर। डायरेक्टली नहीं भी पता, अगर आपको उज्जैन भी क्लिक कर रहा है तो भी आप मेरे ख्याल से सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, है ना। फिर आता है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर विद देयर फील्ड ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ पे ये आपको किसका मिलेगा? एमपी हिस्ट्री का मिलेगा, है ना। उसमें से भी अगर हम बात करें तो किसका है? स्वतंत्रता संग्राम का, 1857 या उसके आसपास की जो क्रांति हुई थी आपकी, है ना। तो ये आपके स्वतंत्रता संग्राम का है। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप कितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। यहाँ पे 2022, 23, 24 किसकी भी बात करें, आपको स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। कभी डिटेलिंग पूछेगा कि जैसे सिपाही बहादुर सरकार जो है कहाँ स्थापित की गई थी, उसकी स्थापना कहाँ की गई थी। कभी ये पूछेगा कि कौन जो है वो आपकी, जैसे ये पूछा गया है कि फ्रीडम फाइटर किस इलाके से संबंधित है। ऐसे ही अलग अलग सालों में 2021 में, 20 में यही पूछा गया कि कौन सा फ्रीडम फाइटर किस इलाके से आता है। तो ये आपके हर बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। तो आपको डिटेलिंग हर बार पता होनी चाहिए। हर बार आप डिटेल में पढ़ के जाइए इस पोर्शन को। स्वतंत्रता संग्राम वाला जो पोर्शन है बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। 1857 के आसपास की जो चीजें हैं, उसके अलावा जितना भी हम जब तक 1947 तक आजाद नहीं होते तो मध्य प्रदेश में जितनी भी चीजें हुई हैं आपको एक एक चीज अच्छे से पढ़नी है। मर्दन सिंह जो है वो है हमारे भानपुर के,
दौलत सिंह जो है वो है नेमावर के, बखत वली इनके बारे में क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, ये है शाहगढ़ के, और मुराद अली जी हैं हमारे महू के। अब ऐसे जब ऑप्शन आता है तो इसमें आप क्या करिएगा, सबसे पहले मान लीजिए आपको पता है राजा बख्त वली जो है शाहगढ़ के हैं, तो पहला देखिए कि तीसरा तीसरे से कौन सा मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे थर्ड नंबर पे ये दोनों आ रहे हैं, मतलब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो पहले ही आप पेपर में ही कैंसिल कर दीजिए, जिससे इन दोनों में आप दिमाग ही नहीं लगाना है, अब सिर्फ इन दोनों में दिमाग लगाना है। फिर आपको पता चला कि मुराद अली जो है वो किससे है, महू से रिलेटेड है, तो चौथा चौथा मतलब ये दोनों हो गया। अब थोड़ा सा आप इन दोनों में आपको पता होना चाहिए, दौलत सिंह का पता होगा या मर्दन सिंह का, सही हो जाएगा। दौलत सिंह हमारे नेमावर के हैं, मतलब पहले आपका कौन सा आएगा, एक नंबर जो है वो 2 में जाएगा, तो ये आपका बी जो है वो हो जाएगा सही आंसर। ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करके जाते तो गलत कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैम हमारा तो कभी गलत नहीं होता, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ कि कुछ लोगों के गलत हो जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, लास्ट में टिक करते टाइम या गोला भरते टाइम गलत हो जाता है। तो बहुत आराम से आपको ऐसे क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। फिर आया विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर स्थापित है, ये आपके करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये अगर आपने करंट अफेयर बेसिक भी पढ़ा होगा मध्य प्रदेश का, तो आपको पता होगा कि वैदिक घड़ी आपके उज्जैन में लगाई गई थी, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा। तो ये आपके लड्डू प्रश्न में है, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा मतलब आप फिर करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के नहीं जा रहे। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है, इन विच डिस्ट्रिक्ट लम्हेटा विलेज लोकेटेड वेयर द जियो पार्क इज टू बी एस्टैब्लिश्ड। ये भी आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन था, जितने भी आपके टेस्ट वगैरह हैं और जिसने भी एमसीक्यूज वगैरह लगाए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी जरूर मिला होगा। लम्हेटा कहाँ का है, ये है आपके जबलपुर का, जहां पे हम जियो पार्क स्थापित करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो यहाँ पे ये क्या है, करंट अफेयर वाले ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कहीं पे मीटिंग हो रही है ना, कहीं पे आपका सम्मेलन हुआ है, तो वो क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा पहली बार अगर मतलब आपके भारत में, उसमें से भी मध्य प्रदेश में कुछ पहली बार हो रहा है, जैसे वैदिक घड़ी हम मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, पूरे भारत में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, वो भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। जियो पार्क पूरे भारत में कहीं पे पहली बार लग रहा है, वो भी कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो ऐसे क्वेश्चन हो ही जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबद्ध है। अब ये जो है ये भी आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और वो भी करंट अफेयर में किससे, ये है आपके पद्मश्री का क्वेश्चन, पद्मश्री। अब पद्मश्री तो मैं जितनी भी यहाँ पे स्टार लगा दूं उतने कम है। 2019 या उससे पहले से भी आप देख लीजिए, लगातार 2019, 20, 21, 22, 23, 24 लगातार जितने भी लोगों को पद्मश्री मिला है मध्य प्रदेश में, वहां से क्वेश्चन आता है। मतलब अगर आप यहां से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, आप बहुत पीछे चले जाएंगे। आपको हर एक पद्मश्री अवार्डी जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, 2 चीजें याद करनी होती हैं। एक तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, दूसरा वो किस विधा से संबंधित है ना, किस काम के लिए उनको मिला है पद्मश्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हम धनैया बाई की बात करें, दुर्गा बाई व्याम की बात करें, आपको हर बार क्वेश्चन मिलता है पद्मश्री से। ये भी आपका पद्मश्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपके नाच गायन के लिए मिला हुआ था, किसको, हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी को, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो याद रखना है आपको, हर बार क्वेश्चन आता है पद्मश्री से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल मार्च सिंगिंग स्टाइल। तो यहाँ पे हर बार क्वेश्चन आता है पद्मश्री से, हर बार। ऐसा मान लीजिए पेपर आउट है, एक क्वेश्चन आपका आउट हो गया है, तो वो आपको हर बार करना है। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि आपसे 2 क्वेश्चन पद्मश्री से पूछे जाते हैं, तो सोचिए कितना ज्यादा फायदा हो जाता है। जरूर याद करना है आपको सारे क्वेश्चन। फिर मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, जितने भी हमारे यहाँ अर्जुन पुरस्कार अवॉर्डी हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश की बात करें, ये आपका करंट से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना। स्पोर्ट्स में आपको ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे, मध्य प्रदेश में किसको अर्जुन अवार्ड मिला है, या किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उससे रिलेटेड पूछा जाता है। और ये आपको मिलेगा 2020, 22, आपको हर साल मिलेगा कि अगर किसी ने कोई अवार्ड प्राप्त किया है तो वहां से क्वेश्चन आता है। हु इज द पैरा कैनो प्लेयर फ्रॉम मध्य प्रदेश हु हैज अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड इन 2023।
अब आप देखेंगे कि ये पुराना भी पूछा जा सकता है, जैसे कोई प्लेयर है जिसको पहले मिला है, तो जरूरी नहीं है कि 2024 के पेपर में 23 वाला नहीं पूछ सकता या 22 वाला नहीं पूछ सकता। तो आपको करंट अफेयर में स्पेशली जो अवार्ड्स वगैरह है वो थोड़ा पुराने भी देखते हुए चलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसे मिला था, पहली बात तो ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पे पैरा कैनो खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है। पैरा कैनो खिलाड़ी अगर आपको पता है इनमें से कौन था तो वो भी आपको क्लिक कर जाएगा। ये है आपकी प्राची यादव जी, ठीक है। इनको तो 2023 में अर्जुन अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। अभी जैसे आपका नया आ जाएगा डेटा तो उसमें भी आपको हर एक चीज अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। फिर आता है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मध्य प्रदेश में मिलेट मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है, यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। यह योजना 2023-24 से 25-26 तक अवधि की है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना encourages millet in Madhya Pradesh, it is applicable in entire Madhya Pradesh, it is scheme, this scheme is for period from 2023-24 to 2025-26। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको डिटेलिंग इतनी नहीं पता है, अगर पहली बात तो आपको यही देखना है कि यहाँ पे योजना के बारे में पूछा है तो आपको योजना अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरा, योजना की जैसे मान लीजिए ईयर, उसकी डिटेलिंग, किस चीज के लिए वो योजना है, डिटेलिंग पता होना चाहिए। कि जैसे श्री अन्न योजना किसके लिए है, मोटे अनाज के लिए, वैसे भी श्री अन्न से पता ही चल रहा है कि मोटे अनाज के लिए होगी, तो पहला आपका सही हो गया। दूसरा पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, तो चांसेस तो यही है कि पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगी। अब बचता है ये टाइम कि 2023, 24, 25, 26 तक है कि नहीं है ना। अगर एग्जैक्टली आपको नहीं पता है तो इसमें से देखिए 1 और 2, 2 और 3, फिर 2 और 1 और 3 हो गया, यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे तीनों। तो चांसेस ऐसे होते हैं कि अगर आपको ईयर नहीं भी पता है, चांसेस ऐसे हमेशा बनते हैं कि यहाँ पे आपका लगभग तीनों ऑप्शन जो है वो सही हो। तो ऑल ऑफ द अबव जो है, इसमें भी ऑल ऑफ द अबव जो है आपका सही है, तीनों ही सही हैं। लेकिन मान लीजिए आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता, तो अगर आपको 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, फिर तीसरा भी आप तुक्के में ऐसा ही मारिए कि सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि फिर आपके पूरे ऑप्शन ही सही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन जो हैं वो तीनों सही हैं। इससे क्या पता चलता है कि योजना पूछी जाती है। आप प्रीवियस ईयर के भी पेपर देखेंगे तो वहां पे भी योजना पूछी गई है, ठीक है। तो इसलिए उसको डिटेल में पढ़ना है, स्पेशली अगर हम किसी ट्राइबल योजना की बात करें, क्योंकि वो आपको टॉपिक मिलेगा यूनिट 10 में, तो वो और अच्छे से आपको फिर पढ़ना है। फिर यहाँ पे है वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान था। अच्छा, ये जो है आपको किसका है, इकोनॉमी वाला सेक्शन है। इकोनॉमी में आप देखेंगे कि काफी फैक्ट वाला क्वेश्चन पेपर आया था इस बार 24 में, है ना। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का, भारत का आपको फसलों से रिलेटेड और खनिज से रिलेटेड जरूर याद रखना है। फसल तो आप देखेंगे दाल, चावल, अलग अलग फसलें पूछी गई हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी, तो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कौन सा आपका राज्य किस फसल में सबसे आगे चल रहा है ना। फसलों में भी आपकी दाल अलग है, अनाज अलग है, फिर उसके अलावा जो मतलब खाद्यान्न वाले जो अलग हैं, उसके अलावा जो आपके वो वाले हैं व्यापारिक वाली, वो फसलें अलग हैं, तिलहन अलग है। तो जितनी भी ये अलग अलग फसलें हैं, सब में आप देखते चलिएगा कि कौन फर्स्ट है, कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। Which state stood first in the production of pulses in India in the year 2021-22? अब आप कहेंगे 2024 के पेपर में 2021-22 का क्यों फैक्ट पूछा गया है ना, तो ये हमेशा होता है। इकोनॉमी वाले सेक्शन में आपको 2017-18 का भी कहीं कहीं पे मिलेगा कि बताइए 2017-18 में क्या डेटा था, तो ये ऐसा आपको मिलता है इकोनॉमी में, है ना। ये चीजें ऐसा होता है, कभी कभी आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएंगी, कभी कभी करंट अफेयर में आता है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो डेटा है आपको अलग अलग जगह से उठाना पड़ेगा। आप जाके देखिए जनसंपर्क में जितने भी न्यूज आती है वहां पे अभी कभी कभी आपको मिल जाएगा इकोनॉमी से रिलेटेड। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि 2023-24 का ही आए, पुराना डेटा भी आ जाता है, इसलिए थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे अपना मध्य प्रदेश, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, दालों में अपना मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो 2021-22 में भी प्रथम स्थान पर ही था, तो इसलिए आपका मध्य प्रदेश सही आंसर हो गया। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है। Which of the following irrigation project has participation of 4 states?
अब आपको अगर एग्जैक्टली नहीं पता है तो फिर आपको ऑप्शन देखकर दिमाग लगाना है। राजघाट की बात करें तो इसमें भी आपको मैक्सिमम 2 समझ में आएंगे, मध्य प्रदेश यूपी। भंडार में भी ज्यादा नहीं समझ में आएगा। बाणसागर में भी है कि भाई ठीक है 3 समझ में आ रहा है। फिर आप देखेंगे सरदार सरोवर। सरदार सरोवर में आपको भी पता है कि नर्मदा नदी हमारे 4 राज्यों से होकर जाती है, तो फिर इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन तो आपको सरदार सरोवर ही नजर आएगा, है ना। तो वो आपका सही आंसर है। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता है तो फिर थोड़ा सा नदियों वाला पोर्शन आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। अगर आपने नदियां मैप से पढ़ा है, नदियां आपने पढ़ी है किससे, मैप के थ्रू पढ़ी हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप एक एक राज्य ही याद करें, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किस किस राज्य में वो नदी बहती है, तो वो परियोजना उससे रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरदार सरोवर जो 4 राज्यों की भागीदारी है जिसमें। फिर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, इसमें यह भी याद रखिएगा कि हमारी सिंचाई परियोजना हर बार पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है। मतलब ये एक क्वेश्चन भी आपका आउट मान सकते हैं आप, है ना, कि एक क्वेश्चन सिंचाई परियोजना से रिलेटेड रहता ही है, तो आपको हर एक सिंचाई परियोजना डिटेल में पढ़नी है, किस जिले में है, किस क्षेत्र में है, किस नदी पर है। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन हो गया कि किस राज्य से संबंधित है, कौन कौन सी, मतलब उस परियोजना में कौन कौन से राज्य जो है वो सम्मिलित है। ठीक है, फिर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये आपका सेंसस का क्वेश्चन है, जनगणना का। अब जनगणना का क्वेश्चन आप देखेंगे, ये ऑल टाइम फेवरेट है मध्य प्रदेश का। ये एक क्वेश्चन आप आउट मानिए, और मध्य प्रदेश अब ऐसा नहीं करता है कि सीधे सीधे पूछे, क्योंकि 2011 की जनगणना का जो डेटा है वो बहुत पुराना हो गया, तो आपको अच्छे से याद तो हो ही गया होगा, तो वो एक ऑप्शन नहीं देता है। 2024 में तो आपको फिर भी एक ऑप्शन मिला है। 2023 में उसने 4 ऑप्शन दिए थे। 4 ऑप्शन में आप बताइए कि कौन सा सही है, मतलब क्रम से जमाना था, तो आपको कम से कम 4 जिले याद करने थे क्रम से। जैसे मैं बात करूं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, तो सिर्फ पहला नंबर वाला आपको जिला नहीं याद करना था, आपको लगातार 4 जिले याद करने थे। तो अब आपको क्या करना है, 2011 की जब आप जनगणना पढ़ते हैं, सेंसस पढ़ते हैं, तो आपको कम से कम 4 ऊपर के 4 जिले याद रखने हैं किसी भी चीज में, चाहे वो नगरीय जनसंख्या की बात करें, मतलब यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज की बात कर रहे हैं, सेक्स रेशियो हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, किसी का भी डेटा है। उसके अलावा जो आपका ट्राइबल डेटा है, ट्राइबल सेंसस डेटा है, ट्राइबल के बारे में भी तो हम जनगणना पढ़ेंगे ना, उसका भी जो सेंसस डेटा है वो भी आपको याद रखना है। उसमें तो आप एक एक जिला याद रखेंगे तो काफी है, लेकिन जो नॉर्मल आपका जनगणना वाला डेटा है उसमें कम से कम 4 जिले आपको याद होने चाहिए। 2023 में पूछा जा चुका है, इसलिए ये फिर कंफर्म रहता है कि आप कम से कम 4 याद रखें। सेम ऐसे ही आपको इंडिया वाले में, भारत वाले सेंसस में भी कम से कम 4 आपको राज्य याद रखने हैं, क्योंकि वो भी 4 राज्य पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो आपको ऐसे ही तो समझ आएगा ना कि ट्रेंड क्या है, आपको कैसे याद करना है, कितना याद करना है। आपने एक याद कर लिया, पता चला कि हाँ चलो हमारा जनगणना खत्म, एक टॉपिक हमने याद कर लिया, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी टाइम क्या हुआ कि आपको 4 ऑप्शन आ गए। अब आप 1 नंबर का गलत, 2 नंबर का गलत कराए, तो इसीलिए आपको उतना पढ़ना है, उतना डिटेल में पढ़ना है कोई भी टॉपिक जो आपके पेपर में पूछा जाता है। इसीलिए ट्रेंड पकड़ना बहुत जरूरी होता है पेपर का, कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, है ना। ये नहीं कि बस हमने पढ़ लिया बात खत्म। फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ अ कंपनी ऑफ विच कंट्री। यहाँ पे आपको बताना है BHEL हमने किस कंट्री की मदद से एस्टैब्लिश किया था। अब ऐसे ही फैक्ट हैं जो आपको ये मॉडरेट वाले, मीडियम वाले, जो आपको किसी बुक में मिलेंगे, किसी बुक में नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि आपको MP के सारे फैक्ट एक बुक में नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। आपको बहुत सारी बुक प्रेफर करनी पड़ेंगी, या अपने दोस्तों से मिलकर या किसी के लेक्चर देखकर आपको अपने नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आप 40 से 45 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से 40-38 इतने क्वेश्चन टारगेट कर पाए, है ना। ऊपर से पढ़ेंगे तो आप MP अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे किस देश की कंपनी ने सहयोग किया था, ये थी ब्रिटेन। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटेन वाले छोड़ के गए थे, उन्होंने बोला चलो स्टैब्लिश करवा देते हैं तुम्हारी कंपनी, तो BHEL जो है वो ब्रिटेन की कंपनी की मदद से स्टैब्लिश हुई थी। फिर विंध्यन स्कार प्लांट जो है
क्या का, ये है का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? What is the southern part of विंध्यन स्कारलैंड called? याद रखिएगा विंध्यन स्कारलैंड जो है हमारा वो कौन सा पोर्शन होता है? ये होता है साउथ ईस्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। मतलब ये अगर हम मैप की बात करें तो ये वाला पोर्शन होता है स्कारलैंड का, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे आपको कौन सी मिलेगी श्रेणी? यहाँ पे मिलेगी भांडेर। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता कि विंध्यन स्कारलैंड का दक्षिणी भाग कौन सा है, फिर आप देखेंगे कि विंध्यन में अमरकंटक पठार आता है क्या? तो यार अमरकंटक तो बहुत नीचे है, सतपुड़ा वाला इलाका, तो आप इसको करेंगे कैंसिल। मैकाल देखेंगे, मैकाल कौन सा है? वो भी बहुत नीचे आता है ना, वो भी आप कैंसिल करेंगे। बस्तर वाला ये छत्तीसगढ़ का हो गया, वो भी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नीचे आता है, ये भी कैंसिल हो गया। मतलब अगर आपको नहीं पता था तो आप सिर्फ ऑप्शन देख के भी पता लगा सकते थे कि विंध्यन स्कारलैंड जो है उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है भांडेर। आपने भांडेर श्रेणी तो पढ़ी है विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत, तो आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता कि भांडेर आपके विंध्यन स्कारलैंड का दक्षिणी भाग, आपका साउथ वाला जो पोर्शन है क्या है, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं कि भाई मैकाल जो है वो दूर है, अमरकंटक दूर है, भांडेर ही आपको ऑप्शन दिखेगा वहां पे, ठीक है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड कि हमने कैसे एलिमिनेट किया ऑप्शंस को वो भी आना चाहिए, जरूरी नहीं है हर चीज आपको याद ही हो। फिर मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको हर जगह मिलते हैं। और ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज रहती हैं जो बहुत खतरनाक क्वेश्चन रख देती हैं, 100 क्वेश्चन सॉल्व करते करते तक हालत खराब होती है और हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, ऐसे क्वेश्चन शायद पूछे जाते हैं। तो जब हम रिवाइज करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा टफ होते हैं और हमें लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है। इजी क्वेश्चन फिर हम उस चक्कर में छोड़ देते हैं, हम लास्ट में उसका रिवाइज ही नहीं कर पाते। तो अगर आप इजी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे, तो लास्ट में ऐसा होगा कि बांस का राष्ट्रीयकरण आपको हर जगह दिखेगा लेकिन याद नहीं आएगा लास्ट में पेपर में। और ये होता है, मतलब मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ कि तुक्का मार रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ बच्चों का, कि लास्ट में होगा कि आपको नजर आएगा कि यार देखा था बहुत बार लेकिन ईयर याद नहीं आएंगे। इसलिए जो बेसिक चीजें हैं मध्य प्रदेश की वो तो जरूर क्लियर रखिएगा, है ना। टेस्ट सीरीज में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, उसके पीछे नहीं भागना है आपको। तो व्हेन वाज बैम्बू नेशनलाइज्ड इन मध्य प्रदेश? ये कब हुई थी? 1973 में, ठीक है, 1973 में हुई थी। फिर मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा होता है? ये आपका किस चट्टान है, किस चट्टान के द्वारा हुआ? तो काली मिट्टी, ये तो आप बहुत बार पढ़ते हैं ना, मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मिट्टी से रिलेटेड मिलेगा तो यहाँ पे हाउ वाज ब्लैक सॉइल फॉर्म फ्रॉम रॉक इन मध्य प्रदेश? किस रॉक से बनी है हमारी काली मिट्टी? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बेसॉल्ट या नीस? ये भी आपका बहुत लड्डू प्रश्न है, ये बेसॉल्ट से बनी है, ये भी आपको पता है ना। लावा निकला, लावा में बेसॉल्ट था आपका, बेसॉल्ट से बनी है आपकी काली मिट्टी, ठीक है। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसकी द्वारा होती है? तो सबसे पहले तो आप इमेजिन करिए कि दक्षिण पूर्वी भाग कहलाता कौन सा है, ठीक है, साउथ और फिर ईस्ट की बात कर रहे हैं। व्हाट कॉजेज मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश? अब आप इधर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इधर वाली जो आपकी हवाएं हैं, मानसून पवनें, वो कौन सी वाली रहती है? बंगाल की खाड़ी वाली। इधर वाली होती तो हम अरब सागर की ओर जाते। तो साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो कौन सी है? ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जो बे ऑफ बंगाल जो है ब्रांच, उससे क्या होता है? वर्षा होती है इस वाले इलाके में, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ? इसमें मतलब आप पुराने जन्म के जो पुण्य भी कलेक्ट कर ले तो भी सही नहीं कर पाएंगे, बहुत ही रैंडम सवाल था, इसलिए ही था जिससे आप गलत करें। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डिड सोयाबीन प्रोडक्शन स्टार्ट? कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, इसका आंसर है देवास का। बिल्कुल सबको तुक्का मारना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे, मुझे लगता है 1% ही होंगे जिनको पता होगा कि देवास से स्टार्ट हुआ था। मैक्सिमम लोग तो नहीं ही जानते होंगे। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाज में गेहूं का कौन सा स्थान था? गेहूं का हमें बताना है 21-22 में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें जो था वो हमारा प्रथम स्थान था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 21-22 व्हाट इज द प्लेस ऑफ व्हीट अमंग ग्रेन्स इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश? एरिया और प्रोडक्शन दोनों में गेहूं का कौन सा स्थान था? यही मैंने बताया कि आपको फसलें जैसे दाल पूछा गया, गेहूं पूछा गया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इकोनॉमी वाले सेक्शन से रिलेटेड है
और ये आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा ज्योग्राफी में भी। तो आपको अच्छे से पूरा का पूरा कवर करना है। डेटा थोड़ा पुराना भी ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि गेहूं में मध्य प्रदेश क्या चल रहा है, दालों में कौन सा स्थान है, उसके अलावा अगर दूसरे तिलहन में कौन सा स्थान है, ये सब आपको एक बार देखना है। फिर मध्य प्रदेश को निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाएं। मैच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन देयर यूनिक प्रोडक्ट। प्रोडक्शन नहीं है यहाँ पे, प्रोडक्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद के लिए। आपको ये इकोनॉमी वाला पोर्शन मिलेगा, इकोनॉमी, और आपको भी पता है एक जिला एक उत्पाद, एक क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। सेम ऐसे ही जीआई टैग का एक क्वेश्चन पूछा गया। अब आपका ये मतलब बहुत लड्डू प्रश्न है। आपको पता है कि यार एक टॉपिक है छोटा सा, एक जिला एक उत्पाद, एक बार पूरे के पूरे जिले आपको याद रखने हैं और वहां से आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाने के लिए 4 ऑप्शन में दे दिया है। अशोकनगर, आपको पता है हमेशा महेश्वरी साड़ी अशोकनगर। खरगोन वाला जो हो गया वो कहाँ जाएगा, चंदेरी। बुरहानपुर, केला, मंदसौर, लहसुन। तो ये बहुत आसान वाला क्वेश्चन था, है ना। आपका महेश्वरी साड़ी और चंदेरी आप बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं, तो वैसे भी आप दिमाग लगा लेते हैं। यहीं पे थोड़ा और टफ क्वेश्चन बना सकता था, तो इसलिए आपको हर एक जिले के अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि 2024 में पूछा गया था। ठीक है, फिर जीआई टैग भी आपको लिमिटेड जीआई टैग है। हर एक जीआई टैग किस जिले से संबंधित है अच्छे से याद होना चाहिए। जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, मेनली कहाँ किया जाता है ना। तो जीआई टैग चिन्नौर राइस इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ होता है ये सबको पता है, बालाघाट में। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप गलत नहीं कर सकते। आपको एक एक जीआई टैग, एक एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट याद होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में ऑलरेडी। फिर आता है 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों को स्थिर तुलना करने पर हम पाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आपको बस थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाना था। जब हम भारत और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, तो आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो बीमारू राज्य में शामिल होते हैं ना। धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारा बिहार हो गया, यूपी हो गया, आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनमें झारखंड, इनमें से भी हमारा मध्य प्रदेश आता है, जहां हम अभी काफी पीछे चल रहे हैं। तो जब हम पीछे चल रहे हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं है, तो सीधी बात है हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी। तो सीधे आपको थोड़ा दिमाग लगाना था कि भारत से कम ही होगी, क्योंकि हम बीमारू राज्य में आते हैं। तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में क्या है, कम है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, जरूरी नहीं है कि आपको याद ही हो, बस थोड़ा सा ये था कि यार मध्य प्रदेश अभी पीछे चल ही रहा है भारत के एवरेज में। जहां तमिलनाडु है आपका, है ना, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बड़े बड़े राज्य हैं जो काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में प्रति व्यक्ति आय भारत की देखेंगे तो मध्य प्रदेश की कमी है। फैक्ट आप पढ़ लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री GIS परियोजना किस लिए है। What is the उन्नत एग्री GIS प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर। अगर यहाँ पे सिर्फ उन्नति लिखा होता तो शायद हम नहीं जान पाते, है ना। यहाँ पे याद रखिएगा प्रोजेक्ट है, परियोजना के बारे में पूछा गया है, मतलब योजना के 2 क्वेश्चन आपको मिल गए 2024 में, वो भी डिटेलिंग वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखना, आपको जैसे ही एग्री GIS मिलेगा तो फिर आप ऑप्शन में जाएंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे GIS कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एक तो हो गया स्मार्टफोन खरीदने से रिलेटेड, ये नहीं होगा। ये हो गया आपका सुविधा प्रदान करने के लिए इमेजनरी और ड्रोन डेटा का प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ये लग सकता है ना। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती को बढ़ावा, ये भी नहीं है। और विश्वविद्यालयों का नेटवर्क, ये भी नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, एग्री लगा हुआ है तो एक तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा GIS मतलब आपका कुछ ना कुछ किससे रिलेटेड है, हमारे इमेजनरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका फिर हो जाएगा सही आंसर। इसमें भी अगर आपको नहीं पता था तो भी आप फिर सही आंसर तक पहुंच सकते हैं ना, क्लिक कर सकते हैं आंसर 4 ऑप्शन देख के। बस आपको यहाँ पे एग्री और GIS देखना था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा और GIS का हम डेटा यूज कर रहे होंगे। ठीक है, आपने GIS पढ़ा ही होगा, कई बार पढ़ा होगा। फिर आता है यहाँ पे 17-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है। अब ये देखिए, ये 17-18 का डेटा पूछा गया है। What percentage of all factories in India were located in मध्य प्रदेश in the year 2017-18। 17-18 का आप बोलेंगे कितना पुराना मैम है, 2024 में हम पूछ रहे हैं डेटा कब का, 17-18 का। लेकिन आपको थोड़ा सा फिर दिमाग लगाना है कि 17-18 में अभी धीरे धीरे तो बढ़ रही हैं, लेकिन 17-18 में हमारे यहाँ फैक्ट्रीज बहुत कम रही होंगी पूरे भारत के कंपैरिजन में।
लेकिन आपको फिर फैक्ट्री भी याद आनी चाहिए, जैसे सीमेंट फैक्ट्री बहुत सारी है, BHEL हो गया हमारे यहाँ, है ना, गेल है हमारे यहाँ, तो हम ये भी है कि लेस देन 1% तो नहीं जाएंगे, लगभग 2% मान सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपका तुक्का सही बैठ सकता है। 5% 10% तो बहुत ही ज्यादा हो गया, इतना तो मध्य प्रदेश में होगा नहीं, 1% से कम भी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फैक्ट्रीज हैं। तो बात आती है कि 2% लगभग हम लेके चलते हैं और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, फिर आता है जनजातीय कार्य विभाग प्रशासन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष है, ये आपका ट्राइब वाला है ना, यूनिट 10 पर हम जा चुके हैं अब, यूनिट 10, और यूनिट 10 में आपको पूछा गया वन्या का। अब जितनी भी अच्छी बुक्स हैं ये चीज नहीं दी हुई थी, ये कहाँ से मिलेगी आपको, जो आपका डिपार्टमेंट वाली साइट है, डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। तो वेबसाइट भी आपको देखते हुए चलनी है, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट वेबसाइट में आपको मिलेगा 1980 में स्थापना हुई है इसकी। ठीक है, ट्राइब वाला तो और क्वेश्चन आपको अच्छे से रखना है। फिर आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किसके नाम पर है, 2023 में पूछा गया था, सीधे सीधे नाम देके। अब यहाँ पे पूछा गया कि स्वरोजगार योजना किसके नाम पे थी, आपके तांत्या भील के नाम पे। ठीक है, इन हुज नेम इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर ट्राइबल्स रनिंग इन मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है कि यहाँ पे आदिवासियों से रिलेटेड जो योजना है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया योजना से रिलेटेड, जितनी भी मध्य प्रदेश की योजनाएं है ना, लाडली बहना योजना भी पूछा गया था। तो हर एक योजना इंपॉर्टेंट है, हर एक योजना को आपको डिटेल में पढ़ना है, याद रखिएगा, डिटेलिंग भी आती है। फिर आता है भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा विशेषताओं पर लेखन के लिए, ये आपका डिलीट हो गया था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से आपको पता चलेगा कि सम्मान पूछे जाते हैं, और ये देखने को मिलेगा कि सम्मान में ये नहीं आ रहा कि हम राशि कितनी दे रहे हैं, हमेशा पूछा जाता है क्षेत्र, किस क्षेत्र में दिया जाता है ना। ठक्कर बाबा राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसको मिला है उसके भी चांसेस कम है, बहुत ही कम हुआ है ऐसा कि पूछा जाए कि आपका अहिल्याबाई सम्मान किसे दिया गया है, लेकिन ये जरूर पूछता है कि किस क्षेत्र में दिया गया, तो क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। 2024 में आपको क्वेश्चन दिख भी रहा है तो याद रखना है। फिर बिरहा की किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है, ये आपका गोंड है। ये आपका फिर क्या आ गया, लोकप्रिय लोकगीत है ना, यहाँ पे हम फोक सॉन्ग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वुमेन पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ वुमेन ट्राइबल मध्य प्रदेश में क्या है, बिरहा की बात करें तो ये गोंड का है। यहाँ पे फिर आपको ट्राइबल वाले जितने भी मतलब यहाँ पे फोक आर्ट है, फोक सिंगिंग है, ये सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। दो बार आप देख रहे हैं, एक तो आपका यूनिट 2 हो गया, एक बार यूनिट 10 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको घूम फिर के, मतलब अगर 42 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको दिखेगा कि 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो किसके हैं, आपके कला संस्कृति वाले हैं, है ना, उसमें से भी मध्य प्रदेश की लोक कला लोक संस्कृति वाले। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे, व्हाट ऑनर इज गिवन टू वुमेन फॉर ट्राइबल फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। कबीर सम्मान, शिखर सम्मान, देवी अहिल्याबाई, तुलसी सम्मान। वैसे अगर आपको नहीं पता तो आप देखेंगे कि इसमें ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा है जो महिला के नाम पर है। तो अगर नहीं भी पता तो यहाँ आपको जोर से चीख के ऑप्शन कह रहा है कि भाई अहिल्या सम्मान एक ही है, तो यहाँ पे महिलाओं को दिए जाने वाला सीधे तुक्का भी मारेंगे तो यहीं पे टिक करेंगे कि अहिल्या सम्मान ही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं, पीएससी मतलब आपको ऐसे ऑप्शन देता ही है कि ऑप्शन देख के आप सही टिक कर लो। जरूरी नहीं है कि आपको आंसर पता ही हो, आप ऑप्शन देखो और टिक कर लो उसमें। ठीक है, तो ये उसमें से ये आपका एक क्वेश्चन था जहां पे आपको सिर्फ ये देखना था कि देखिए महिलाओं वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो वहां पे आपने लगा दिया। फिर स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे, ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ये जनजातीय व्यक्तित्व से जो आपकी पर्सनालिटीज हैं, फेमस पर्सनालिटी ट्राइब में, हु वाज लेट श्री बादल भोई कौन थे हमारे, ये आदिवासी स्वतंत्रता संग्रामी, फेमस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है, जितने भी फ्रीडम फाइटर है। अब देखिए क्वेश्चन आता ही है तो आपको डिटेल में पढ़ना है, कहाँ के थे, किससे रिलेटेड थे, किस क्रांति से संबंधित थे, हर एक डिटेलिंग आपको जाननी है। इस बार तो इजी क्वेश्चन आ गया, लड्डू प्रश्न आ गया, अगली बार शायद टफ आ जाए यहीं से। ठीक है, फिर स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, तो ये भी आपका फेमस पर्सनालिटी हो गया। फ्रीडम फाइटर रघुनाथ सिंह मंडलोई बिलोंग टू किससे थे, भिलाला जनजाति से। आपको भी पता है भील भिलाला ये सब किसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे 1857 की क्रांति में, उसी में आपके रघुनाथ सिंह मंडलोई थे। रघुनाथ सिंह मंडलोई का भी 2023-2022 में लगातार क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में आप देख ही रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको अच्छे से उसको कवर करना है
है ना, इजी क्वेश्चन भी जैसे कि किस जनजाति से संबंधित है, और टफ क्वेश्चन भी। फिर महानायक तांट्या मामा, ये देखिए ये भी आपका लड्डू प्रश्न, किस जनजाति से रिलेटेड है, तो ये भी आपका भील जनजाति हो गया, है ना। तो लड्डू प्रश्न है जो आपको बिल्कुल गलत नहीं करने हैं, गलती से भी गलत नहीं करने हैं ऐसे क्वेश्चन। ये मतलब आपको फ्री में दो नंबर आपको दे रही है गवर्नमेंट। फिर मांडवरा त्योहार द्वारा मनाया जाता है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, और यहाँ पे ट्राइब वाला है, ट्राइब वाला, और आपको अच्छी अच्छी बुक्स में जो कि डिटेलिंग में काफी दिखाई गई हैं उसमें भी ये त्योहार आपका नहीं मिलता। किससे रिलेटेड है, गोंड जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। तो मांडवरा फेस्टिवल जो है गोंड ट्राइब का है, अच्छी अच्छी बुक्स में भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आप लास्ट में फिर तुक्का लगाते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि आपको खुद नहीं बताया गया टेक्स्ट बुक में, तो इसलिए कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन डिटेलिंग वाले भी मिलेंगे ट्राइब में जो आपको टफ लगेंगे काफी। भीमा जनजाति ये आपका डिलीट कर दिया था लास्ट में, है ना, किस एरिया से रिलेटेड है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि त्योहार पूछ रहा है, उसके अलावा जनजाति किस एरिया से निवास करती है ये भी पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि कौन सा व्यक्तित्व जो है वो किस जनजाति से संबंधित है, जैसे हमारे टांट्या मामा हो गए किस जनजाति के हैं, रघुनाथ सिंह मंडलोई किस जनजाति के हैं। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न जरूर पकड़ते चलिएगा, है ना, पैटर्न क्या है, पैटर्न जितना जल्दी आप समझ पाएंगे उतना ही जल्दी आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी कि भैया जनजाति में ये क्वेश्चन हमें करने हैं। हर जनजाति का हमें भौगोलिक क्षेत्र याद होना चाहिए, है ना, गोंड का, बैगा का, कोल का, उसके अलावा और उपजातियां हैं जैसे भीमा जनजाति पूछा गया किस एरिया से निवास करती है, ठीक है। वैसे मंडला डिंडोरी वाला जो इलाका था वैसे, और फिर हटा भी दिया, ये आपका छत्तीसगढ़ से लगे हुए एरिया में रहती है, ठीक है, ये हो गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ये कहाँ पे है, ये आपको भोपाल में मिलेगा, और ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन बीच में ऐसे आपको मिल जाएगा पेपर में। तो ये आपका कैसा क्वेश्चन था, आपके संस्थान भी आते हैं, जैसे आपका एक बार पूछा गया फॉरेस्ट संस्थान जो है मैनेजमेंट का वो कहाँ पे है, वो भी भोपाल में था। तो ये आपके संस्थान वाले क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, ये इंस्टीट्यूट भी पूछे जाते हैं। तो यहीं से आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन कौन सा कहाँ पे है, वो भी इंपॉर्टेंट है जानना, है ना। जैसे आपका यहाँ पे इंदौर में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे रिलेटेड भी है, लेजर इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन देखने हैं, समझना है कि पेपर कैसे पूछा जाता है, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। आज का जो हमने पेपर देखा 2024 का, वो हमने क्या देखा कि आपका मध्य प्रदेश में हर एक यूनिट को कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी यूनिट में भी किस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर हम यूनिट की बात करें तो हमने ये भी देखा कि वहां से भी कौन सा जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। योजना आपको 2-4 मिल गई, कला संस्कृति आपको 2-4 मिल गया। कला संस्कृति भूलता है फिर भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन आते हैं वहां से अच्छे खासे, तो वो आपको पकड़ अच्छी बनानी है। ऐसे ही हम बहुत सारे एमपी के MCQ डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा आप लोगों को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।